शाइन अवार्ड। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो आपका समाजशास्त्र का चैप्टर 5 है, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट निश्चित उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो क्या है, इसके पहले के जो सारे चैप्टर वो हम लोग कवर कर चुके हैं, और ये जो आपका है इस चैप्टर की समाजशास्त्र का आपका जो पार्ट 1 है उसका ये एकदम लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको कोई सा भी चैप्टर इस जो है पार्ट में नहीं पढ़ना है। तो मतलब कि हमारा जो समाजशास्त्र का ये वाला है पार्ट है, पार्ट 1, वो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग इसके आगे से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके निश्चित उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सारे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये वाले देखते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं। जो भारतीय संस्कृति है हमारी, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो आप सभी को पता है हमारी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, अनेकता में एकता। मतलब कि जो हमारा देश है, हमारा भारत देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारी जात के लोग रहते हैं, सभी अपनी अपनी संस्कृति का पालन करते हैं, लेकिन सभी मिलजुल के रहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, अनेकता में एकता। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारतीय समाज एवं संस्कृति में पाई जाने वाली 4 विविधताएँ बताइए। जो 4 विविधताएँ मतलब कि क्या होता है, मतलब डिफरेंस बताइए तो कुछ इस टाइप से। तो जो है 4 विविधता क्या है, प्रजाति विविधता, दूसरा है भाषागत विविधता, मतलब कि बहुत अनेक प्रजाति के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के निवास करते हैं हमारे देश में लोग। भाषागत विविधता, भाषा के आधार पर भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग, जैसे कि देशी मान लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में अलग भाषा बोली जाती है, यूपी में अलग बोली जाती है, बिहार में अलग बोली जाती है। इस टाइप से भाषागत भी बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता, जैसे कि मुस्लिम अलग अपनी पूजा पाठ करते हैं, जो हिंदू होते हैं वो अलग करते हैं, क्रिश्चियंस अलग करते हैं। इस टाइप से धार्मिक विविधता भी देखी जाती है, और जनजातीय विविधता। तो ये हमारी 4 टाइप की विविधता देखी जाती है। उसके बाद है हमारा, भारतवासियों के जीवन में मुख्य रूप से किन पहलुओं में संस्कृति एकता दिखाई देती है। तो क्या बताया जा रहा है कि जो भारतवासी हैं, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन में किस पहलू मतलब कि किस तरीके से सांस्कृतिक एकता को देखा जाता है। तो क्या है, तो भारतवासियों के जीवन में मुख्य रूप से उत्सवों, धार्मिक संस्कारों एवं सामाजिक क्रियाकलापों में सांस्कृतिक एकता देखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक व्यक्ति कैसा व्यक्ति होता है। जो सांप्रदायिक व्यक्ति होता है वो कैसा व्यक्ति होता है। तो जो सांप्रदायिक व्यक्ति होता है वो धार्मिक कट्टरता व अंधविश्वास के कारण समाज व राज्य विरोधी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का मुख्य दोष क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस में पूछा गया है। जो सांप्रदायिकता है इसका मुख्य दोष क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा। वो जो सांप्रदायिकता होती है ये हमारी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद है, सांप्रदायिकता निवारण का कोई एक अच्छा उपाय बताइए। तो जो सांप्रदायिकता निवारण के लिए सांप्रदायिक सद्भावना विकसित करने वाली विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में के व्यक्तियों को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, तथा इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, अपने क्षेत्र के प्रति उस लगाव को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की अनदेखी करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ पाएंगे। ये बहुत ही बल्कि घुमा के लिखा गया है। तो उससे कहा जाता है क्षेत्रवाद। आपने कभी ध्यान से देखा होगा, आपके में क्वेश्चन आता है क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है। तो क्षेत्रवाद वही होता है जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव दिखाता है, उसको सिर्फ अपने क्षेत्र की पड़ी रहती है, और जो अन्य क्षेत्रों हैं उससे उसको उसके हित या फिर उसके हानि से उसको कोई भी मतलब नहीं होता, तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, क्षेत्रवाद से क्या आशय है। ये बस घुमा के क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय आंदोलनों के विषय में मॉरिस जोन्स को क्या मत है। जो मॉरिस जोन्स हैं इनके क्या मत हैं क्षेत्रीय आंदोलन के विषय में। तो इनका मत है, क्षेत्रीय आंदोलन उपराष्ट्रवाद के विकास में सहायक होते हैं, जो प्रकारांतर में राष्ट्रवाद के विकास में सहायता करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपने विचार से क्षेत्रीय आंदोलनों का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं उनका भारतीय राजनीति पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है, अतः इनसे आंदोलनात्मक जो राजनीति है उसको बढ़ावा मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान का एक अच्छा उपाय बताइए। जो क्षेत्रवाद की समस्या होती है वही हम लोगों ने देखा कि क्षेत्रवाद क्या होता है कि अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव रखना, और जो अन्य क्षेत्र होते हैं उनके हित या हानि से उनको कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसका समाधान के लिए एक उपाय अच्छा क्या हो सकता है। तो क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को विकास कार्यक्रमों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन कुछ समय इस प्रकार करना चाहिए कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके। मतलब कि क्या बताया गया है कि इसके लिए केंद्र सरकार को ऐसे नियम या कानून बनाने चाहिए जिससे कि सभी क्षेत्रों का समान रूप से एवं संतुलित प्रकार से विकास हो सके। तो जिससे क्या होगी, क्षेत्रवाद की भावना में कमी आएगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातिवाद अंध और परमोक्ष समूह भक्ति है जो न्याय के स्वरूप, सामाजिक मापदंडों, औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की अपेक्षा करती है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है आचार्य काका कालेलकर जी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ तथा कब लागू हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, मतलब कि पॉलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं, लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर आना चाहिए। तो जो सूचना का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार से मतलब क्या है कि जैसे कि कोई भी सरकार में कोई कार्य हो रहा है, कुछ भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, कोई भी नई जो योजना बनाई जा रही है, तो उसके बारे में आप कोई भी सूचना उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये अधिकार है कि आप कुछ भी उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं कि ये कब लागू होगी, यह किस लिए बनाई गई है, इस टाइप से। तो ये 15 जून 2005 को पारित हुआ था तथा 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। मतलब कि पारित कब हुआ था? पारित होने से क्या मतलब क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है वहाँ पर ये पारित होता है। 15 जून 2005 को ये पार्लियामेंट से हमारा पारित हुआ था और 13 अक्टूबर 2005 में ये क्या हुआ था, पूरे देश में लागू हो गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्य की एक स्पष्ट और सरल परिभाषा लिखें। राज्य क्या होता है? तो इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग गिलिन अथवा गिलिन के अनुसार देखेंगे कि राज्य क्या होता है। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के प्रभुत्ता संपन्न राजनीतिक संगठन को हम राज्य कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के प्रभुत्ता संपन्न राजनीतिक संगठन को हम राज्य कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार के राज्य में जन सामान्य के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वास्थ्य मनोरंजन की सुविधाओं तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के अधिक से अधिक उपाय किए जाते हैं? तो ऐसा किस राज्य में होता है? कल्याणकारी राज्य में। ओके, जहाँ पर लोग जो है दूसरों का कल्याण चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, एकदम विकास की ओर प्रगति करना चाहते हैं, तो ऐसा सब कहाँ होता है? कल्याणकारी राज्य में। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय समाज किस प्रकार का समाज है? ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। जो भारतीय समाज है वो एक पितृ सत्तात्मक समाज है, मतलब कि यहाँ पे पिता की सत्ता चलती है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है या फिर जो इस टाइप से होता है वो सारा हमारे पिता के नाम पे होता है, और जो पिता ही होता है वही हमारे पूरे परिवार का मुखिया होता है। तो हमारा भारतीय समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक समाज है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लर्न देख लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए और उसे लिख भी लीजिए। तो पंथ निरपेक्षता से आशय ऐसे व्यक्ति या राज्य से है जो किसी विशेष कार्य का अन्य धर्मों की तुलना में पंथ नहीं लेता है। मतलब कि क्या बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी धर्म या अन्य धर्मों की तुलना में उसका पक्ष नहीं लेता है, तो वो पंथ निरपेक्षता कहलाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में दिए गए प्रावधानों में दो मुख्य प्रावधान बताइए। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? जिनकी संख्या कम होती है। जैसे मान लीजिए एक समुदाय है, तो उस समुदाय में मान लीजिए जाति के आधार पर ही देख लीजिए, जैसे कि कोई भी कास्ट का एक व्यक्ति है, तो उसकी अगर जो संख्या कम होती है, वो कम संख्या में वहाँ पर पाए जाते हैं, उसके अंदर अन्य कास्ट के लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। तो उनके लिए क्या प्रावधान है? तो जो अनुच्छेद 29 है 29 के अनुसार देश के सभी अल्पसंख्यकों को देश के किसी भी भाग में अपनी भाषा तथा संस्कृति की रक्षा करने की स्वतंत्रता है। मतलब कि बताया जा रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे जैसे भी हो, सभी को अपनी जो है भाषा, अपनी संस्कृति, अपने त्यौहार, अपने धर्म, अपनी सबकी स्वतंत्रता है उन्हें। वो कुछ भी किसी भी देश के किसी भी भाग में जाकर अपने आप को स्वतंत्र ही महसूस करेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 30 जो है हमारा आर्टिकल 30, उसके अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान शुरू करने तथा चलाने की स्वतंत्रता भी होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज इक्वालिज्म का जो लेखक है वो कौन है। जो एक पुस्तक है, जो बुक होती है व्हाट इज इक्वालिज्म, तो इसका जो राइटर है वो कौन है? तो राजीव भार्गवा, ये इसके राइटर हैं। और जो बुक और राइटर होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इसको ज़रूर लिख लीजिए, जो मैं जो भी बताती हूँ आप एक नोट्स की तरीके के बना लीजिए, और सारी बुक, उसके आगे के राइटर के नाम, और जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मतलब कि ये किसने कहा था, ये कथन किसका है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन ना ये आपको आगे तक काम आएंगे जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस वगैरह देंगे या फिर एडमिशन के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन ना आपके लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, इसलिए आप इनको अभी से लिखते रहिए। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, लिविंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन द नॉर्थ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? पॉल ब्रॉस है। उसके बाद है द नेशन स्टेट एंड माइनॉरिटी राइट्स के लेखक कौन है? द नेशन स्टेट एवं माइनॉरिटी राइट्स के लेखक कौन है? D.L. सेठ। तो ये सारे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद है हमारा सिविल सोसाइटी, पब्लिक स्फीयर एंड सिटीजनशिप के लेखक कौन है? तो इसके भी राइटर कौन है? राजीव भार्गवा।
ठीक है। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। इसके बाद की वीडियो में हम लोग इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके थोड़े ज़्यादा मार्क्स के होंगे, मतलब कि 3 मार्क्स के होंगे, लघु 3 आते लघु। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।